हम लोग जो है इसमें द हिंदू न्यूज़पेपर के विश्लेषण को देखेंगे और ये 5 जनवरी 2025 का है। हम लोगों का जो पहला न्यूज है वो मणिपुर के जो राज्यपाल हैं भल्ला जी, उन्होंने जो है मणिपुर में जो उपद्रवी हैं उनके खिलाफ जो है एनएसए के इस्तेमाल का सुझाव दिया है। उन्होंने जो है एनएसए के इस्तेमाल का सुझाव दिया है। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने शनिवार को एक सुरक्षा समीक्षा की बैठक की, जहां उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य पुलिस राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 जैसे कानूनी विकल्पों का उपयोग करे, जो बदमाशों और उपद्रवियों के खिलाफ बिना मुकदमे के 1 साल तक हिरासत में रखने का प्रावधान करता है। एकीकृत कमान की बैठक में सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह और पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह समेत अन्य लोग जो है शामिल हुए। इसमें जो है मुख्यमंत्री जो है मणिपुर के एन बीरेन सिंह, वो इस बैठक में मौजूद नहीं थे। तो इस बैठक में जो है उन्होंने एनएसए के इस्तेमाल का सुझाव दिया है। तो हम लोगों का जो चर्चा का विषय होगा, हम लोग जो है एनएसए को देखेंगे। इसके अलावा जो हम लोग मणिपुर के बारे में जानेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम क्या है। एनएसए सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने के लिए वर्ष 1980 में बनाया गया एक निवारक निरोधक कानून है। ये जो है एक निवारक निरोध कानून है और इसको जो है 1980 में बनाया गया था और ये जो है सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखता है। निवारक निरोध कानून भविष्य में किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकने और भविष्य में अभियोजन से बचने के लिए उसे हिरासत में लेना है। तो ये कानून जो है मुख्य रूप से कोई व्यक्ति को तब हिरासत में लिया जाता है जब आशंका होता है कि वो जो है भविष्य में कोई अपराध करने वाला है। तो भविष्य में किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकने के लिए जो है इस कानून का इस्तेमाल किया जाता है और इसके लिए जो है उसे हिरासत में ले लिया जाता है ताकि जो है वो अपराध ना कर सके। बाकी सब जो कानून होता है वो अपराध करने के बाद लागू होता है, ये अपराध करने से पहले ही हिरासत में ले लेता है। संविधान का अनुच्छेद 22 का तीसरा खंड का बी खंड जो है ये राज्य को सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के कारणों से निवारक निरोध और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबंध की अनुमति देता है। अनुच्छेद 22 के चौथे खंड में कहा गया है कि निवारक नजरबंदी का प्रावधान करने वाला कोई भी कानून किसी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक की अवधि के लिए हिरासत में रखने का अधिकार नहीं देगा। इससे सरकार को क्या शक्तियां मिलती हैं? तो एनएसए जो है केंद्र और राज्य सरकार को अधिकार देता है कि वह किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रतिकूल किसी भी तरह के कार्य करने से रोकने के लिए उसे हिरासत में ले सकता है। सरकार किसी व्यक्ति को सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने से रोकने या समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं के रखरखाव के लिए हिरासत में ले सकती है। तो जो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 है, ये मुख्य रूप से जो है किसी व्यक्ति को तब हिरासत में लेती है जब उस पे शंका होता है कि ये भविष्य में जो है कोई अपराध करने वाला है। ये जो है निवारक निरोध कानून है, इसको 1980 में बनाया गया था और ये कानून जो है भविष्य में किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकने या भविष्य में अभियोजन से बचने के लिए उसे हिरासत में लेना है। इसके अलावा इसके कारावास की अवधि क्या होती है? तो इसके तहत जो है हिरासत में रखने की जो अधिकतम अवधि है वो 12 महीने का है और इसके तहत जो है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना भी किया गया है। यह अधिनियम एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के गठन का भी प्रावधान करता है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों पर प्रधानमंत्री को सलाह देती है। तो ये जो है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना करने का प्रावधान भी करता है। इसके अलावा जो है ये प्रधानमंत्री को सलाह देती है। हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद क्या है। तो भारत में जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है वो उच्च स्तरीय निकाय है
जो भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय सुरक्षा, सामरिक नीति और रक्षा से संबंधित मामलों पर सलाह देता है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एक त्रिस्तरीय संगठन है जो सामरिक चिंता के राजनीतिक, आर्थिक, ऊर्जा और सुरक्षा मुद्दों को देखता है। प्रधानमंत्री जो है वो एनएसए का अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा जो है वर्ष 1998 में जो है इसका गठन किया गया और ये जो है राष्ट्रीय सुरक्षा के सभी पहलुओं पर विचार विमर्श करता है। इसके सदस्य के रूप में जो है जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वो इसके सदस्य होते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इसका सदस्य होता है। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इसका सदस्य होता है। रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो है ये सारे जो है इसके सदस्य होते हैं एनएससी के। ठीक है, एनएससी जो है उच्च स्तरीय निकाय है और इसका अध्यक्ष जो है भारत का प्रधानमंत्री होता है। इसके अलावा जो है यह एक त्रिस्तरीय संगठन है, यानी कि ये सामरिक चिंता के राजनीतिक, आर्थिक, ऊर्जा और सुरक्षा मुद्दों को देखता है। 1998 में इसका गठन किया गया और इसके प्रावधान कहाँ पर है, तो इसका प्रावधान जो है इस अधिनियम के अंतर्गत है, 1980 के इस अधिनियम के अंतर्गत है। इसका कार्य क्या है, तो एनएससी भारत के प्रधानमंत्री के कार्यकारी कार्यालय के तहत संचालित होता है। प्रधानमंत्री के ऑफिस से ही संचालित किया जाता है और सरकार की कार्यकारी शाखा और खुफिया सेवाओं के बीच संपर्क सुनिश्चित करता है एवं खुफिया एवं सुरक्षा संबंधी मुद्दों का नेतृत्व और उस पर सलाह भी देता है। यह देश की सुरक्षा स्थिति की नियमित समीक्षा भी करता है और आवश्यकता पड़ने पर नीतिगत बदलावों पर प्रधानमंत्री को सिफारिश भी करता है। यह सशस्त्र बलों, खुफिया एजेंसी और कानून प्रवर्तन एजेंसी सहित देश की सुरक्षा में शामिल विभिन्न एजेंसियों की गतिविधियों का समन्वय भी करता है। यह उभरते सुरक्षा खतरों का विश्लेषण कर सरकार को प्रारंभिक चेतावनी देता है और विभिन्न आकस्मिक सुरक्षा संबंधी योजनाओं को भी तैयार करता है। हालांकि जो है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की आलोचना भी की जाती है, जैसे कहा जाता है कि इसके द्वारा जो है शक्ति का दुरुपयोग किया जाता है। जैसे एनएसयू की प्रमुख चुनौतियों में से एक अधिकारियों द्वारा इसका संभावित दुरुपयोग है। कानून सरकार को 1 वर्ष तक बिना मुकदमे के व्यक्तियों को हिरासत में लेने की शक्ति देता है। असहमति को दबाने या राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए अधिकारियों द्वारा इस शक्ति का आसानी से दुरुपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा जो है ये मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है। यदि एनएसए का दुरुपयोग किया जाता है तो मानवाधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। कानून मुकदमे के बिना निवारक निरोध का प्रावधान करता है, जिसे निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में देखा जा सकता है। इसके अलावा जो है कहा जाता है इसमें पारदर्शिता की कमी है। एनएसए के साथ एक और चुनौती जो है वो ये है कि ये पारदर्शिता की इसमें कमी है, क्योंकि बंदियों को अक्सर उनके कारावास के कारणों के बारे में सूचित नहीं किया जाता है और कारावास आदेशों को सार्वजनिक नहीं किया जाता है। पारदर्शिता की कमी से अधिकारियों द्वारा शक्ति का जो है दुरुपयोग हो सकता है। इसके अलावा जो है इसके समक्ष कानूनी चुनौतियां भी मौजूद रहती है। आलोचकों ने तर्क दिया है कि कानून असंवैधानिक है और भारतीय संविधान के तहत जो है गारंटीकृत मौलिक अधिकार का ये उल्लंघन भी करता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एनएसए के तहत जारी किए गए कई हिरासत आदेशों को जो है रद्द कर दिया। इसके अलावा जो है यह सीमित प्रभावशीलता रखता है। हालांकि एनएसए का उद्देश्य जो है राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु खतरे को रोकना था, इसके बावजूद जो है इसकी प्रभावशीलता जो है सीमित है। साथ ही यह भी ध्यान देने की बात है कि बिना मुकदमे चलाए किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने से खतरे को रोकने के बजाय कुछ मामलों में यह व्यक्ति को कट्टरपंथी बनाकर समस्या को और भी बढ़ा सकता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की जो है आलोचना भी बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसके अलावा हम लोग मणिपुर के बारे में जानते हैं। मणिपुर जो है ये पूर्वोत्तर भारत के सबसे पूर्वी कोने में स्थित है। ये राज्य जो है नागालैंड, मिजोरम और असम जैसे अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के साथ पड़ोसी देश म्यांमार के साथ भी सीमा साझा करता है। वनस्पति और जीवों की अपनी समृद्धि के कारण मणिपुर को जो है ऊंची ऊंचाइयों का प्रफुल्ल भी जो है कहा जाता है। इसके अलावा इसको भारत का एक गहना भी कहा जाता है और इसको जो है पूर्व का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। इसकी मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता इसे पर्यटकों के लिए स्वर्ग बनाती है। मणिपुर को
मोरेह शहर के माध्यम से भारत के पूर्व के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करने का लाभ भी है, जो भारत और म्यांमार के साथ साथ अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच व्यापार के लिए एकमात्र व्यवहार्य भूमि मार्ग प्रदान करता है। इसके अलावा जो है 8,377 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बांस के जंगल फैले होने के कारण मणिपुर भारत के सबसे बड़े बांस उद्योगों में से एक है। वहां पर जो है बांस उद्योग बड़े पैमाने पर होता है। मणिपुर का इतिहास क्या रहा है? तो मणिपुर जो है भारत के पूर्वोत्तर राज्य में स्थित एक राज्य है। इसकी राजधानी जो है इम्फाल है और मणिपुर के जो पड़ोसी राज्य हैं जैसे कि इसके उत्तर में नागालैंड है, दक्षिण में जो है मिजोरम है, पश्चिम में असम है और पूर्व में जो है म्यांमार की सीमा लगती है। ठीक है, तो जो पूर्व है इधर जो है म्यांमार की सीमा लगती है, पश्चिम में जो है असम से ये सीमा टच करता है, दक्षिण में जो है ये मिजोरम से करता है और उत्तर में जो है ये नागालैंड से करता है। ठीक, इसका क्षेत्रफल जो है 22,347 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ के जो मूल निवासी है वो मेते जनजाति के लोग हैं जो घाटी क्षेत्र में रहते हैं। इसके अलावा जो है वहाँ पर जनजाति हिंसक झड़प भी आए दिन होते रहता है। इसकी भाषा जो है ये मैतिलोन है जिसे मणिपुरी भाषा भी कहते हैं और इस भाषा को जो है 1992 में भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई और इस प्रकार से एक राष्ट्रीय भाषा का दर्जा इसको प्राप्त है। यहाँ के पर्वतीय क्षेत्रों में नागा कुकी जनजाति के लोग रहते हैं और मणिपुर एक जो है संवेदनशील सीमावर्ती राज्य माना जाता है। मणिपुर का इतिहास बहुत शानदार है। अनेक राजाओं ने मणिपुर पर शासन किया। उनकी संप्रभुता 19वीं सदी के आरंभ तक बनी रही। बर्मी शासकों ने 7 साल यानी कि 1819 से 1825 तक मणिपुर पर शासन किया। इसके पश्चात 1891 में पहले एंग्लो मणिपुरी युद्ध के बाद यह राज्य ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। तो 1891 में जो है ब्रिटिश के साथ जो है इसका संघर्ष हुआ था, जिसके बाद ये जो ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। 1947 में भारत की आजादी के बाद मणिपुर संविधान अधिनियम बनाया गया जिससे राज्य में एक लोकतांत्रिक सरकार बनाई जा सके और 21 जनवरी 1972 को मणिपुर को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो इसको जो है 21 जनवरी 1972 को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक, इसके बाद जो अगला न्यूज है वो ग्रेट निकोबार को लेकर है। ग्रेट निकोबार परियोजना लाया जा रहा है और शिपिंग मंत्रालय ने क्रूज टर्मिनल उच्च स्तरीय पर्यटन अवसंरचना का प्रस्ताव जो है वो ग्रेट निकोबार के लिए रखा है। केंद्रीय शिपिंग मंत्रालय द्वारा ग्रेट निकोबार द्वीप में प्रस्तावित 72,000 करोड़ रुपए की मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में से एक वैश्विक बंदरगाह आधारित शहर की सुविधा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल, उच्च स्तरीय पर्यटन बुनियादी ढांचा और जहाज तोड़ने वाला यार्ड भी जो है इसमें शामिल किया गया है। शिपिंग मंत्रालय ने जहाज निर्माण, मरम्मत सुविधा, आयात निर्यात बंदरगाह के लिए समुद्री तट के पास 100 एकड़ भूमि भी मांगी है। ग्रेट निकोबार परियोजना पर आरटीआई अनुरोधकों को अस्वीकार करने में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा बताई गई सुरक्षा और रणनीतिक चिंताओं का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। तो ये जो परियोजना है, ठीक है, ये जो है 7200 करोड़ की परियोजना है, मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है ग्रेट निकोबार के लिए। और इसके लिए जो मंत्रालय है उन्होंने जो है 100 एकड़ की भूमि जो है वो समुद्र तट के किनारे उन्होंने मांगा है। ठीक है, इस पे जो है अभी जो आरटीआई रिक्वेस्ट किया गया वो जो इन्वायरमेंट जो चिंता हो सकती है, यानी कि जो पर्यावरण के विरुद्ध जो चीजें हो सकती है उस पर अभी कोई भी बातें नहीं किया गया है। हालांकि जो है ये केंद्रीय शिपिंग मंत्रालय द्वारा जो है ये परियोजना लाई गई है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बुधवार को कहा कि सरकार को बंगाल की खाड़ी में ग्रेट निकोबार द्वीप पर 41,000 करोड़ रुपए की अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह परियोजना के लिए 11 कंपनियों से रुचि पत्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और पिछले वर्ष बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस परियोजना के 41,000 करोड़ रुपए यानी कि 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश से पूरा होने की उम्मीद है, जिससे सरकार और सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी को जो है दोनों से निवेश शामिल है। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री ने कहा, ग्रेट निकोबार द्वीप पर अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह परियोजना के लिए 11 कंपनी ने रुचि पत्र प्रस्तुत किया है और ये जो है
EOI 28 जनवरी 2022 को मांगी गई थी। ठीक है, तो अभी जो ये जिसके लिए न्यूज आया है वो 72,000 करोड़ के मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना के लिए आया है और इसमें कई सारी कंपनियां भी शामिल होगी। पीपी निवेश मॉडल क्या होता है? इसको सार्वजनिक निजी भागीदारी भी कहते हैं। तो सार्वजनिक निजी भागीदारी में सरकारी एजेंसी और निजी क्षेत्र की कंपनी के बीच जो है सहयोग शामिल होता है। इसका उपयोग सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क, पार्क, कन्वेंशन सेंटर जैसी परियोजनाओं से के वित्त निर्माण संचालन के लिए किया जाता है। सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से परियोजनाओं को वित्त पोषित करने से परियोजना को जल्दी पूरा किया जा सकता है या इससे पहले स्थान पर भी संभव बनाया जा सकता है। ग्रेट निकोबार जो है वो निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिणी और सबसे बड़ा द्वीप है वहां पर। यह द्वीप बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है। ग्रेट निकोबार द्वीप पर इंदिरा पॉइंट है जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। ग्रेट निकोबार द्वीप पर जो है 1,03,870 हेक्टेयर अद्वितीय और संकटग्रस्त उष्णकटिबंधीय सदाहर वन पारिस्थितिक तंत्र है। यहाँ पर जो है 650 प्रजातियों के एंजियोस्पर्म, फर्न, जीनोस्पर्म, ब्रायोफाइटा वगैरह पाए जाते हैं। यहाँ पर 1800 से ज्यादा प्रजातियों के जीव पाए जाते हैं जिनमें से कुछ इसी क्षेत्र के स्थानिक हैं। ग्रेट निकोबार द्वीप पर 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, एक कैम्पबेल बे राष्ट्रीय उद्यान है और एक जो है गैलेथिया राष्ट्रीय उद्यान है। ग्रेट निकोबार द्वीप पर बड़ा निकोबार जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है जिसे भारत सरकार ने जनवरी 1989 में स्थापित किया था। दक्षिणी निकोबारी भाषा ग्रेट निकोबार को टोकियोंग लोंग या केवल लोओंग कहा जाता है। इसके बाद अगला न्यूज है वो जो दिल्ली विश्वविद्यालय है उसके जो नए कॉलेज बन रहे हैं उसका नाम जो है हिंदुत्व विचारक BD सावरकर के नाम पर रखने को लेकर जो है विवाद हो गया है। प्रधानमंत्री जी ने सावरकर को एक महान राष्ट्रवादी के बारे में बताया कि वो महान राष्ट्रवादी थे, लेकिन औपनिवेशिक मानसिकता वाले समाज के एक वर्ग को DU कॉलेज का नाम उनके नाम पर रखने पर आपत्ति है। मैं उनके नाम पर कॉलेज का नाम रखने के लिए विश्वविद्यालय को धन्यवाद देना चाहता हूं, ऐसा जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहा गया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को नजफगढ़ के रोशनपुरा में वीर सावरकर कॉलेज की आधारशिला रखी। इससे पहले कांग्रेस की छात्र शाखा नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया ने श्री मोदी से कॉलेज का नाम दिवंगत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नाम पर रखने को कहा था, जबकि वामपंथी छात्र संगठन स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने समाज सुधारक सावित्रीबाई फूले के नाम का सुझाव दिया था। कार्यक्रम के दौरान श्री प्रधानमंत्री ने दिल्ली से भाजपा सांसद मनोज तिवारी के साथ मिलकर महिलाओं और दृष्टिबाधित लाभार्थियों को लैपटॉप वितरित किए थे। ठीक है, तो हालांकि जो विवाद है वो विवाद जो है BD सावरकर के नाम को लेकर हो रहा है। BD सावरकर कौन थे? तो इनका जन्म जो है 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भागुर ग्राम में हुआ था। इनसे संबंधित कई सारे संगठन हैं, कार्य हैं, जैसे कि उन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी नामक एक भूमिगत सोसाइटी की स्थापना की, सीक्रेट सोसाइटी की स्थापना की थी। सावरकर यूनाइटेड किंगडम गए और इंडिया हाउस तथा फ्री इंडिया सोसाइटी जैसे संगठन से जुड़े। वे 1937 से 1943 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। सावरकर ने द हिस्ट्री ऑफ द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक एक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह में इस्तेमाल किए गए छापामार युद्ध के तरीकों के बारे में लिखा है। उन्होंने हिंदुत्व हिंदू कौन है पुस्तक भी लिखी है। इसके अलावा जो है वर्ष 1909 में जो है उन्होंने मॉडले मिंटो सुधार, जिसको भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहते हैं, उसके खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 1910 में क्रांतिकारी समूह इंडिया हाउस के साथ संबंध के लिए उनको गिरफ्तार किया गया। सावरकर पर एक आरोप नासिक कलेक्टर जैक्सन की हत्या के लिए उकसाने का था और दूसरा भारतीय दंड संहिता 121A के तहत राजा या सम्राट के खिलाफ साजिश करने का था। दोनों मुकदमों में सावरकर को दोषी ठहराया गया और 50 वर्ष के कारावास की सजा भी सुनाई गई। उन्हें काला पानी की सजा भी दी गई थी, यही 50 वर्ष का सजा था। और उन्होंने जो है वर्ष 1911 में
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सेलुलर जेल में ले जाया गया था। अभिनव भारतीय सोसाइटी क्या था? अभिनव भारत सोसाइटी, इसको यंग इंडिया सोसाइटी भी कहा जाता है। यह वर्ष 1904 में बिनक दामोदर सावरकर यानी कि वी.डी. सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित एक सीक्रेट सोसाइटी था। प्रारंभ में नासिक में मित्र मेला के रूप में स्थापित समाज कई क्रांतिकारी और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ भारत तथा लंदन के विभिन्न हिस्सों में शाखाओं से जुड़े हुए थे। इसके अलावा इंडिया हाउस भी थी। इसकी स्थापना श्यामजी किशन वर्मा ने वर्ष 1905 में लंदन में की थी। इसे लंदन में भारतीय छात्रों के बीच राष्ट्रवादी विचारों को बढ़ावा देने के लिए खोला गया था। इसके अलावा फ्री इंडिया सोसाइटी, सावरकर जो है 1906 में लंदन गए। उन्होंने जल्द ही इटालियन राष्ट्रवादी ग्यूसेप माजिनी यानी सावरकर ने माजिनी की जीवनी लिखी थी और उनके विचार के आधार पर फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। अखिल भारतीय हिंदू महासभा भारत के सबसे पुराने संगठनों में से एक है और इसका गठन जो है 1907 में हुआ था और प्रतिष्ठित नेताओं ने वर्ष 1915 में अखिल भारतीय आधार पर इस संगठन का विस्तार किया। इस संगठन की स्थापना करने वाले और अखिल भारतीय सत्रों की अध्यक्षता करने वाले प्रमुख व्यक्तियों में पंडित मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, वीर विनायक और दामोदर सावरकर शामिल थे। इसके अलावा जो है ज्योतिबा फुले को नाम को लेकर भी कहा गया है। तो देखते हैं हम लोग ज्योतिबा फुले। ज्योतिराव फुले जो है, इनका जन्म 11 अप्रैल 1887 को वर्तमान महाराष्ट्र में हुआ था और वे सब्जियों की खेती करने वाले माली जाति से संबंधित थे। वर्ष 1841 में फुले का दाखिला स्कॉटिश मिशनरी हाई स्कूल पुणे में हुआ था, जहां उन्होंने शिक्षा पूरी की। उनकी विचारधारा स्वतंत्रता, समतावाद और समाजवाद पर आधारित था। फुले थॉमस पाइन की पुस्तक द राइट ऑफ मैन से प्रभावित थे और उनका मानना था कि सामाजिक बुराइयों का मुकाबला करने का एकमात्र जरिया महिलाओं, निम्न वर्गों के लोगों को शिक्षा देना है। इनके बहुत सारे प्रकाशन हैं, जैसे कि तृतीय रत्न जो है 1855 में, पोवारा छत्रपति शिवाजी भोसले यांचा 1869 में, गुलामगिरी 1873, सत्यारायच आसूद 1881, ये सारे जो है प्रकाशन इनके हैं। इसके अलावा ये कई सारे एसोसिएशन से भी संबंधित थे, जैसे कि फुले ने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर वर्ष 1873 में सत्य शोधक समाज का गठन किया, जिसका अर्थ था कि सत्य के साधक ही, ताकि महाराष्ट्र में निम्न वर्गों को समान सामाजिक और आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके। इसके अलावा जो है वो नगर पालिका परिषद के सदस्य भी थे। वे पूना नगर पालिका के आयुक्त नियुक्त किए गए और 1883 तक जो है वो इस पद पर रहे। 11 मई 1888 को महाराष्ट्र के सामाजिक कार्यकर्ता विठ्ठलराव कृष्ण जी वांडेकर द्वारा उन्हें महात्मा की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। इसके अलावा ये अच्छे समाज सुधारक भी थे। 1848 में उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री बाई को पढ़ाना लिखाना सिखाया। उसके बाद इस दंपति ने पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्वदेशी रूप से संचालित स्कूल खोला, जहां वे दोनों शिक्षण का कार्य करते थे। वो लैंगिकता समानता में विश्वास रखते हैं और अपनी सभी सामाजिक सुधार गतिविधियों में अपनी पत्नी को शामिल कर उन्होंने मान्यताओं का अनुकरण किया। वर्ष 1852 तक फुले ने 3 स्कूलों की स्थापना की, लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद धन की कमी के कारण 1858 तक ये स्कूल बंद हो गए। ज्योतिबा ने विधवाओं की दयनीय स्थिति को समझा, युवा विधवाओं के लिए एक आश्रम की स्थापना की और अंततः विधवा पुनर्विवाह के विचार के पैरोकार बन गए। ज्योतिराव ने ब्राह्मणों और अन्य उच्च जातियों की रूढ़िवादी मान्यताओं का विरोध किया, उन्हें पाखंडी करार दिया। 1868 में ज्योतिराव ने अपने घर के बाहर एक सामूहिक स्नानागार का निर्माण करने का फैसला किया, जिससे उनकी सभी मनुष्यों के प्रति अपनत्व की भावना प्रदर्शित होती है। इसके साथ ही उन्होंने सभी जातियों के सदस्यों के साथ भोजन करने की भी शुरुआत की। उन्होंने जग जागरूकता अभियान शुरू किया, जिसने आगे चलकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी की विचारधाराओं को प्रभावित किया, जिन्होंने बाद में जातिगत भेदभाव के खिलाफ बड़ी पहलें की। कई लोगों द्वारा यह माना जाता है कि दलित जनता की स्थिति के चित्रण के लिए फुले ने पहली बार दलित शब्द का इस्तेमाल किया था।
उन्होंने महाराष्ट्र में अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए काम किया। इनकी मृत्यु जो है 28 नवंबर 1890 में हो गया था और उनका स्मारक जो है फुलेवाड़ा पुणे महाराष्ट्र में बनाया गया। इनकी जो पत्नी थी वो सावित्रीबाई फुले थी और वर्ष 1852 में सावित्रीबाई ने महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए महिला सेवा मंडल की शुरुआत की। सावित्रीबाई ने एक महिला सभा का आह्वान किया जहां सभी जाति के सदस्यों का स्वागत किया गया और सभी ने एक साथ मंच पर बैठने की अपेक्षा की गई। उन्होंने वर्ष 1854 में काव्य फूले और वर्ष 1882 में 52 काशी सुबोध रत्नाकर का प्रकाशन किया। अपनी कविता गो गेट एजुकेशन में वो उत्पीड़ित समुदायों से शिक्षा प्राप्त करने और उत्पीड़न की जंजीरों से मुक्त होने का आग्रह किया। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और बाल विवाह के खिलाफ एक साथ अभियान चलाया। उन्होंने 1873 में पहला सत्य शोधक विवाह शुरू किया। दहेज, ब्राह्मण पुजारी, ब्राह्मणवादी रीति रिवाज के बिना विवाह पर उन्होंने काफी तगड़ा चोट किया। इसके अलावा जो है वर्ष 1848 में फूले ने पुणे में लड़कियों, शूद्रों, अति शूद्रों के लिए एक स्कूल शुरू किया। 1850 के दशक में फूले दंपत्ति ने 2 शैक्षिक ट्रस्टों की शुरुआत की, नेटिव फीमेल स्कूल पुणे और द सोसाइटी ऑफ प्रमोटिंग द एजुकेशन ऑफ महार। इसके तहत कई स्कूल शामिल थे। वर्ष 1853 में उन्होंने गर्भवती विधवाओं के लिए सुरक्षित प्रसव हेतु सामाजिक मानदंडों के कारण शिशु हत्या की प्रथा को समाप्त करने के लिए एक देखभाल केंद्र खोला। बाल हत्या प्रतिबंधक गृह, शिशु हत्या निवारण गृह उनके ही घर से शुरू हुआ। सत्य शोधक समाज द ट्रूथ सीकर सोसाइटी की स्थापना 24 सितंबर 1873 को ज्योतिराव सावित्रीबाई और अन्य समान विचारधारा वाले लोगों के द्वारा किया गया। उन्होंने समाज में सामाजिक परिवर्तनों की वकालत की और प्रचलित परंपराओं के खिलाफ कदम उठाया, जिसमें आर्थिक विवाह, अंतरजातीय विवाह, बाल विवाह का उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह शामिल है। साथ ही सत्य शोधक समाज की स्थापना निम्न जाति, अनुसूचित जनजाति को शिक्षा देने तथा समाज की शोषक परंपरा से अवगत कराने के उद्देश्य से की गई। ये वो दोनों हैं, ज्योतिराव और सावित्रीबाई। अब जो अगला न्यूज है वो जल्लीकट्टू को लेकर है और वर्ष 2025 का पहला जल्लीकट्टू जो है शनिवार को पारंपरिक उत्साह के साथ पुडुकोट्टई जिले के गंधर्व कोट्टई तालुक के थाचन कुरुची गांव में आयोजित किया गया, जो पोंगल उत्सव से पहले राज्य में बैलों को काबू करने के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। 20 लोग जो है इसमें घायल हो गए। 20 लोग जो है घायल हो गए, जिसमें से 9 को कार्यक्रम के अंत में दोपहर 3:20 पर जो है तंजावुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रेफर कर दिया गया। ठीक, तो जल्लीकट्टू है क्या? तो जल्लीकट्टू जो है एक पारंपरिक खेल है जो भारतीय राज्य तमिलनाडु में लोकप्रिय है। इस खेल में लोगों की भीड़ में एक सांड को छोड़ दिया जाता है, ठीक है, जैसे कि इस फोटो में देख सकते हैं, और प्रतिभागी सांड के कुबर को पकड़ने और यथासंभव लंबे समय तक सवारी करने या इसे नियंत्रण में लाने का प्रयास करते हैं। यह जनवरी के महीने में तमिल फल उत्सव और पोंगल के दौरान जो है मनाया जाता है। ठीक, इसमें शामिल प्राथमिक प्रश्न ये था, क्या जल्लीकट्टू को अनुच्छेद 29 के पहले खंड के तहत सामूहिक सांस्कृतिक अधिकार के रूप में संवैधानिक संरक्षण दिया जाना चाहिए? तो अनुच्छेद जो 29 का पहला खंड है वो नागरिकों के शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान के भाग 3 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार है। न्यायालय ने इस बात की जांच की कि क्या कानून पशुओं के प्रति क्रूरता को बनाए रखते हैं या वास्तव में बैलों की देशी नस्ल के अस्तित्व और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। 5 न्यायाधीशों की पीठ ने इस बात पर पक्षों को सुना कि क्या नए जल्लीकट्टू कानून संविधान के अनुच्छेद 48 के अनुरूप है, जिसमें राज्य में कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर संगठित करने का आग्रह किया गया। संविधान पीठ ने इस बात पर भी गौर किया कि क्या कर्नाटक और महाराष्ट्र के जल्लीकट्टू और बैलगाड़ी दौड़ कानून वास्तव में पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम 1960 के तहत पशुओं के प्रति क्रूरता और रोकथाम के उद्देश्य को पूरा करेंगे।
इसके संबंध में जो कानूनी हस्तक्षेप है, जैसे कि वर्ष 2011 में केंद्र सरकार द्वारा बैलों को उन जानवरों की सूची में शामिल किया गया जिनका प्रशिक्षण और प्रदर्शनी प्रतिबंधित है। वर्ष 2014 में सर्वोच्च न्यायालय में वर्ष 2011 की अधिसूचना का हवाला देते हुए एक याचिका दायर की गई और जिस पर फैसला सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जल्लू कट्टू पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। वर्ष 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने जल्लीकट्टू मामले को एक संवैधानिक पीठ के पास भेज दिया गया, जहां पर यह मामला अब भी लंबित है। विवाद की जड़ जो है पशु क्रूरता अधिनियम 2017 और पशु क्रूरता रोकथाम नियम 2017 है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2014 के प्रतिबंध के बावजूद संस्कृति और परंपरा के नाम पर बैलों को काबू में करने वाले लोकप्रिय खेल के संचालन के लिए दरवाजे फिर से खोल दिए हैं। अगला न्यूज़ जो है वो पोलावरम परियोजना को लेकर है और तेलंगाना सरकार ने पोलावरम परियोजना के बैक वाटर के राज्य पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने का निर्णय लिया है। ठीक है, ये भी एक नदी जोड़ो परियोजना है और मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को आईआईटी हैदराबाद के विशेषज्ञों की मदद से यह अध्ययन कराने तथा 1 महीने के भीतर एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में नदियों को आपस में जोड़ने की योजना तैयार कर ली है। सरकार ने 80,112 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से गोदावरी बंका चेरला परियोजना शुरू करने और इसे 3 साल में पूरा करने की योजना बनाई है। इस परियोजना का उद्देश्य जो है 8 मिलियन लोगों को पेयजल उपलब्ध कराना और अतिरिक्त 7.5 लाख एकड़ सिंचित भूमि सुनिश्चित करना है। सोमवार 30 दिसंबर को बेलागपुरी स्थित सचिवालय में मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि सरकार गोदावरी बनका चेरला परियोजना को 3 खंडों में पूरा करने पर विचार कर रही है। नदी जोड़ो परियोजना क्या है? तो देश की कुछ नदियों में आवश्यकता से अधिक पानी रहता है और अधिकांश नदियां ऐसी रहती है जो बरसात के मौसम के अलावा जो है वर्ष भर सूखी रहती है या उनमें जो है पानी की मात्रा जो है बेहद कम रहती है। ब्रह्मपुत्र जैसी जिन नदियों में पानी अधिक रहता है उनसे लगातार बाढ़ आने का खतरा बना रहता है। राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना जल अधिशेष वाली नदी घाटी, जहां पर बाढ़ की स्थिति बनी रहती है, वहां से पानी की कमी वाली नदी घाटी में जो है जल का स्थानांतरण किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है इसे औपचारिक रूप से राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के रूप में जाना जाता है। परिभाषिक रूप से जल अधिशेष का अभिप्राय किसी नदी में उपलब्ध वह अतिरिक्त पानी है जो सिंचाई, घरेलू खपत और उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद शेष बच जाता है। लेकिन इस दृष्टिकोण में नदियों की स्वयं की जल आवश्यकताओं की अनदेखी की जाती है। जल की कमी को भी केवल मानव आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में देखा गया है, न कि नदी के स्वयं की आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में, जिनमें कई अन्य कारक भी शामिल होते हैं। पृष्ठभूमि इसकी क्या है? तो नदियों को आपस में जोड़ने का विचार जो है सबसे पहले 1919 में मद्रास प्रेसिडेंसी के मुख्य इंजीनियर सर आर्थर कॉन्टोन ने रखा था। आजाद भारत में सबसे पहले वर्ष 1960 में तत्कालीन केंद्रीय ऊर्जा और सिंचाई राज्य मंत्री के.एल. राव ने गंगा और कावेरी नदी को जोड़ने का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद नदी जोड़ो अभियान को बल मिला। वर्ष 1982 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी का गठन किया। वहीं वर्ष 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को इस योजना को यथाशीघ्र पूरा करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि वर्ष 2003 तक इस योजना की रूपरेखा तैयार हो जानी चाहिए और वर्ष 2016 तक इस योजना को असली जामा पहना देना होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया था और टास्क फोर्स द्वारा जो है इस परियोजना पर जो है 5,60,000 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान लगाया गया था। एक बार फिर वर्ष 2012 में इस परियोजना पर चर्चा शुरू हो गई थी, क्योंकि ये वही समय था जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर समयबद्ध तरीके से अमल करे ताकि विलंब के कारण इसकी लागत में और अधिक बढ़ोतरी न हो।
अदालत ने इस परियोजना पर अमल करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति भी बनाई थी। वर्ष 2016 में कुछ पर्यावरणीय मंजूरियां प्राप्त होने के साथ ही सरकार ने केन बेतवा लिंक परियोजना पर गंभीरता से अमल करना शुरू किया और उसके साथ ही एक बार फिर से जो है देशों के सभी नदियों को एक दूसरे से जोड़ने का कवायद शुरू हो गया है। नदी जोड़ो परियोजना से लाभ क्या होता है? तो इससे जो है पीने की पानी की समस्या दूर होती है, आर्थिक समृद्धि आएगी और लाखों परिवारों की आर्थिक बदहाली दूर होगी। नदियों को जोड़ने से देश में सूखे की समस्या का अस्थायी समाधान निकल जाता है। सिंचाई रकबे में वर्तमान के मुकाबले उल्लेखनीय वृद्धि होती है। जल ऊर्जा के रूप में सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। नहरों का विकास होता है। नौवहन के विकास से परिवहन लागत में कमी आती है। टूरिस्ट स्पॉट में वृद्धि होगी और बड़े पैमाने पर जो है वनीकरण को जो है प्रोत्साहन मिलेगा। हालांकि जो है इस सर्वोच्च न्यायालय के इस पे निर्देश भी हैं, जैसे कि 27 फरवरी 2012 को अपने एक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार और विशेषकर जल संसाधन मंत्रालय को जल संसाधन मंत्री की अध्यक्षता में नदियों के जोड़ने के कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु एक समिति बनाने का निर्देश दिया था। इसके बाद केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री की अध्यक्षता में नदी जोड़ो कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए नदियों को जोड़ने की विशेष समिति 23 सितंबर 2014 को बनाई गई। इस विशेष समिति नदी जोड़ो परियोजनाओं की रूपरेखा बनाते समय और उन्हें तैयार करते समय सभी हितधारकों के सुझाव और टिप्पणियों पर विचार करती है। इसके अलावा जो है मिहिर शाह समिति का भी रिपोर्ट इस बारे में मायने रखता है, क्योंकि देश में जल प्रबंधन के मुद्दे पर मिहिर शाह समिति ने एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसका शीर्षक था ए 21st सेंचुरी इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर ऑफ इंडियाज वाटर रिफॉर्म। और इस रिफॉर्म में कहा गया था कि भारत की अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां मानसून के बाद जल प्रवाह के गंभीर संकट का सामना करती है और भूजल का अत्यधिक दोहन करना भारत के प्रायद्वीपीय नदियों के सूखने का सबसे बड़ा कारण है। भूजल का आधार प्रवाह सूखने की वजह से हमारी बहुत सारी नदियां विलुप्त हो चुकी हैं। इसके अलावा जो है सोनोई नदी का सबक जो है इसके बारे में मायने रखता है, क्योंकि नदियों को जोड़ने के क्रम में भारत को ऑस्ट्रेलिया की सोनोई नदी परियोजना की विफलता को भी ध्यान में रखना चाहिए। इस योजना के तहत जो है 145 किलोमीटर लंबे नहर तंत्र और 80 किलोमीटर लंबे जल प्रणाल के माध्यम से सोनोई नदी, जो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के निर्जन पर्वतीय क्षेत्र में तस्मान सागर की ओर बहती है, सोनोई नदी की घाटी से सालाना 1.1 क्यूबिक किलोमीटर पानी मर्रे डार्लिंग घाटी की ओर स्थानांतरित किया जाता था। और इस योजना का कार्यान्वयन जो है ये 1949 में शुरू हुआ था। जैसे ही सोनोई नदी अपने 16 बांधों में से एक सबसे बड़े बांध से होकर गुजरी, उसका प्रवाह जो है 99% तक कम हो गया, क्योंकि अनुप्रवाह क्षेत्र में इसका जल शहरों ग्रामों की ओर मोड़ दिया गया था। वर्ष 2007 की WWF की एक रिपोर्ट के अनुसार इस योजना डिजाइन के अनुप्रवाह क्षेत्र में नदी के आर्द्र पर्यावरण की पूरी तरह अनदेखी की गई थी और इसे नष्ट कर दिया गया। सोनोई नदी के प्रवाह को पुनर्बहाल करने का प्रयास जो है वो 2381 करोड़ रुपए यानी कि $358 मिलियन का खर्च आया, जो 4191 करोड़ रुपए यानी कि $630 मिलियन की मूल योजना का लगभग 57% था। ठीक है, तो इससे भी हम लोगों को सबक लेनी चाहिए क्योंकि ये विफल ना हो। इसके अलावा जो है दिल्ली पुलिस ने जो है जो मकोका कानून है उसके तहत जो है पहला केस जो है वो रजिस्टर्ड किया है, पहला चार्जशीट जो है उन्होंने रजिस्टर्ड किया है। मकोका का फुल फॉर्म क्या है? ये महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम है और ये जो है एक विशेष कानून है जिसे भारत के संगठित अपराधों और आतंकवाद से निपटने के लिए लागू किया गया है। इसे साल 1999 में पहली बार लागू किया गया था और यह कानून जो है यह महाराष्ट्र और दिल्ली में लागू है। गुजरात के लिए एक अलग कानून है जो लगभग मकोका के ही तरह है। तो ये कानून जो है मकोका, ये महाराष्ट्र और दिल्ली में लागू है। मकोका के तहत पुलिस को कई अतिरिक्त शक्तियां दी गई है, जिसमें से कुछ शक्तियां इस प्रकार है, जैसे कि बिना वारंट के संदिग्धों को अपराध करने का अधिकार है, निगरानी की शक्ति है, साक्ष्य मानकों और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय में ढील देना, मृत्यु दंड सहित अतिरिक्त आपराधिक दंड निर्धारित करना। मकोका के तहत ऐसे अपराधियों के खिलाफ कठोर सजा का प्रावधान है जो बार बार अपराध करते हैं और मकोका लगने पर जमानत नहीं मिलती है। मकोका कानून के तहत जो है अधिकतम सजा मौत की है, वहीं पर जो न्यूनतम सजा है वो 5 साल की जेल की है।
तो कैसे लगता है मकोका? तो किसी के खिलाफ मकोका लगाने से पहले पुलिस को जो है एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस से मंजूरी लेनी पड़ती है। इसमें किसी आरोपी के खिलाफ तभी मुकदमा दर्ज होगा जब 10 साल के दौरान वह कम से कम 2 संगठित अपराधों में शामिल रहा होगा। संबंधित संगठित अपराध में कम से कम 2 लोग शामिल होने चाहिए। इसके अलावा आरोपी के खिलाफ एफआईआर के बाद चार्जशीट दाखिल की जानी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर चार्जशीट दाखिल किया गया। यह पुलिस को जो है 180 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल नहीं करती है, जो आरोपी को जमानत मिल सकती है। ठीक है, तो 180 दिन तक जो है जमानत में मतलब पुलिस अपनी निगरानी में रख सकता है। मकोका काफी सख्त है। मकोका के तहत जो है पुलिस को चार्जशीट दाखिल करने के लिए 180 दिनों का वक्त मिल जाता है, जबकि जो आईपीसी है हमारा, ठीक है, जिसको अब बदल दिया गया है, उसमें यह जो समय सीमा है वो 60 से 90 दिन है। जहां पर जो कानून है वो 60 से 90 दिन का समय देता है, लेकिन यहीं पर जो है मकोका जो है वो 180 दिन का समय देता है पुलिस को। इसके अलावा जो है मकोका के तहत जो है आरोपी की पुलिस रिमांड जो है 30 दिन तक हो सकती है, जबकि जो आईपीसी था इसके तहत जो है ये अधिकतम 15 दिन ही हो सकता था। इस कानून के तहत जो है अधिकतम सजा फांसी का है, वहीं पर न्यूनतम सजा जो है वो 5 साल का जेल है। यानी मृत्यु दंड का भी सजा है इसके तहत, और न्यूनतम जो है वो 5 साल का है। ठीक है, इसलिए ये सख्त माना जाता है। और ये जो है 2 जगह पर लागू है, एक महाराष्ट्र और दिल्ली में लागू है। गुजरात के लिए जो है अलग से है, गुजरात के लिए अलग से है। मकोका जो है वो महाराष्ट्र और दिल्ली में लागू है। विश्व व्यापार संगठन WTO जो है वो मराकेश समझौते की 30वीं वर्षगांठ मना रहा है। उरुग्वे दौर की वार्ता की समाप्ति के बाद, जो उरुग्वे दौर की वार्ता हुई थी वो 1986-94 के बीच हुआ था, तो उसकी समाप्ति के बाद जो है 1994 में 123 देशों ने मराकेश यानी कि मोरक्को में मराकेश समझौता पर हस्ताक्षर किए थे, और इस समझौते से ही 1995 में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में WTO की स्थापना हुई। WTO ने प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौते की जगह ली है। गेट 1948 में विश्व व्यापार को विनियमित कर रहा है। WTO के बारे में हम लोग जानते हैं। WTO जो है यह राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों को लागू करने वाला विश्व स्तर पर एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैश्विक व्यापार यथासंभव सुचारू, पूर्वानुमानित और स्वतंत्र रूप से संचालित हो। भारत सहित इसमें जो है 166 सदस्य हैं। ये देश वैश्विक व्यापार के 98% हिस्से का प्रतिनिधित्व करती है। इसके संस्थागत संरचना देखें तो इसमें मंत्री स्तरीय सम्मेलन निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय है, और विवाद समाधान निकाय जो है वो व्यापार संबंधी विवादों का निपटारा करता है। इसका मुख्यालय जनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं, जैसे कि व्यापार संबंधी निवेश उपायों पर समझौता जो ट्रिम्स है, उसके सदस्य देश कोई भी ऐसा उपाय लागू नहीं कर सकते हैं जो विदेशी उत्पादों के प्रति भेदभाव करता है या जो WTO सिद्धांतों के अंतर्गत मात्रात्मक प्रतिबंधों की ओर ले जाता है। उदाहरण के लिए जो स्थानीय सामग्री संबंधी आवश्यकताएं, बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधित पहलुओं पर समझौता, जो यह बौद्धिक संपदा अधिकारों से जुड़े व्यापार संबंधी विवादों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा जो है कृषि पर समझौता, ये भी इसी की उपलब्धि है। यह कृषि व्यापार के उदारीकरण पर ध्यान केंद्रित करता है और साथ ही कृषि उत्पादक के लिए बाजार पहुंच और घरेलू समर्थन से संबंधित उपबंधों को शामिल करता है। ठीक, इसके बाद जो अगला है वो विदेशी व्यापार महानिदेशालय DGFT ने विदेशी व्यापार नीति FTP 2023 में संशोधन को अधिसूचित किया है। विदेश व्यापार नीति FTP में कानून समर्थन लाने के लिए यह संशोधन किया गया है। इसके तहत FTP के निर्माण और संशोधन के संबंध में आयातकों, निर्यातकों, उद्योग विशेषज्ञ सहित संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श करना अनिवार्य है। DGFT यानी कि विदेश व्यापार महानिदेशालय
ने विदेशी व्यापार विकास एवं विनियमन अधिनियम 1992 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संशोधन किया है। विदेश व्यापार नीति 2023 क्या है और इसकी विशेषता क्या है? जैसे कि इसका उद्देश्य जो है निर्यातकों के लिए व्यवसाय करने की सुगमता को सुविधाजनक बनाना है और इसके लिए प्रोसेस री इंजीनियरिंग तथा ऑटोमेशन पर ध्यान केंद्रित करना है। इसका लक्ष्य जो है 2030 तक भारत के निर्यात को $2 ट्रिलियन तक पहुंचाना है। इस नीति के तहत जो है कई सारी पहले शुरू की गई, जैसे कि निर्यात हब के रूप में जिले ये पहल शुरू किया गया था। ये निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जो है ये पहल लॉजिस्टिक्स, परीक्षण सुविधाओं, कनेक्टिविटी आदि के विकास पर केंद्रित है। इसके अलावा जो है पूंजीगत वस्तु निर्यात संवर्धन EPCG योजना का विस्तार। उदाहरण के लिए इसके अंतर्गत जो है प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रेवल यानी कि पाक्स योजना को भी जो है जोड़ा गया, जिसको PM मित्रा कहा जाता है। डिजिटल इकोनॉमी के लिए जो है सीमा पार व्यापार को बढ़ावा देने के लिए पहले शुरू की गई और निर्दिष्ट क्षेत्रों को E-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब के रूप में स्थापित किया जाएगा। निर्यातकों को मान्यता देने के लिए जो है निर्यात निष्पादन के आधार पर स्टेटस के साथ मान्यता प्राप्ति निर्यातक फर्म क्षमता निर्माण पहलुओं में भी साझेदारी होंगे। इसके अलावा जो अगला है, उपराष्ट्रपति ने दिल्ली में आयोजित 72वें अंतर्राष्ट्रीय वेदांत सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन का थीम जो है वो वेदांती विश्व व्यवस्था की पुनर्कल्पना था। यह थीम वेदांत की समकालीन प्रासंगिकता को दर्शाता है। वेदांत दर्शन के बारे में हम लोग जानते हैं, तो वेदांत का अर्थ जो है वेदों का सार या वेदों का अंत होता है और वेदों का सार मूल रूप से उपनिषदों में निहित है। उपनिषद जो है वो वैदिक ग्रंथों के निष्कर्ष भाग वाले माने जाते हैं। हालांकि वेदांत में जो है उपनिषदों की विभिन्न व्याख्या भी शामिल है। वेदांत को उत्तर मीमांसा के नाम से जाना जाता है। ये दार्शनिक विचारधाराओं के आधार पर गूढ़ गहन प्रश्नों का समाधान करते हैं, जैसे मैं कौन हूँ या ब्रह्मांड क्या है, मैं ब्रह्मांड में किस तरह से जुड़ा हूँ। ये सारे जो है ये उत्तर मीमांसा में होते हैं। इसके प्रमुख घटक हैं, जैसे कि वेदांत में जो है 3 मुख्य अवधारणाएं हैं, जैसे कि ब्रह्म जो है वो परम सत्य है, आत्म जो है ये व्यक्तिगत चेतना है या स्वयं है, और प्रकृति जो है वो भौतिक जगत के रूप में है। इसके अलावा जो है स्वामी विवेकानंद ने 1893 के शिकागो धर्म सम्मेलन में पाश्चात्य देशों के लोगों को वेदांत से परिचित करवाया था। इसके अलावा जो है अभी के समय में इसकी प्रासंगिकता क्या है, तो ये लोकतंत्र और बहुलवाद को सपोर्ट करता है। जैसे कि वेदांत का सिद्धांत है सत्य एक है लेकिन बुद्धिमान इसे अलग तरीके से व्यक्त करते हैं। बहुलवाद सह अस्तित्व और संवाद का यह समर्थन करता है। महाउपनिषद में वर्णित वसुधैव कुटुंबकम यानी कि संपूर्ण विश्व एक परिवार है, इसके माध्यम से जो है वैश्विक सद्भावना का यह समर्थन करता है। इसके अलावा प्रकृति के साथ एकता के सिद्धांत के माध्यम से जो है ये संधार्य जीवन शैली को बढ़ावा भी देता है। इसके अलावा जो है लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंस स्टेटस लीड्स 2024 रिपोर्ट जारी किया गया। लीड्स रिपोर्ट 2024 वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है और यह रिपोर्ट जो है लीड्स सर्वेक्षण श्रृंखला का 6ठा संस्करण है। लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंस स्टेटस लीड्स के बारे में हम लोग जानते हैं। इसका उद्देश्य जो है राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के स्तर पर लॉजिस्टिक प्रदर्शन के सुधार के माध्यम से जानकारी प्रदान करना है। लीड्स को विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक LPI के तर्ज पर 2018 में विकसित किया गया था। विश्व बैंक का LPI पूरी तरह से धारणा आधारित सर्वेक्षणों पर निर्भर है। इसके विपरीत लीड्स के धारणा के साथ साथ वस्तुनिष्ठ माप भी शामिल है। इसके तहत 4 मुख्य आधारों पर लॉजिस्टिक प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है और वो 4 आधार क्या क्या हैं। एक संधारणीय लॉजिस्टिक्स होती है, एक लॉजिस्टिक्स अवसंरचना है और एक जो है परिचालन और विनियामकीय परिवेश है और एक लॉजिस्टिक्स सेवाएं हैं। राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणियों जो है वो भी 4 समूहों में वर्गीकृत है। एक तटीय, एक स्थलरूढ़, एक पूर्वोत्तर और एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा प्रदर्शन के आधार पर जो है इन्हें अचीवर्स, फास्ट मूवर्स और एक्सपेयर्स का टैग दिया जाता है। 2024 में जो है इसमें कौन कौन से जैसे कि अचीवर्स में जो है गुजरात, हरियाणा, असम, चंडीगढ़ शामिल है। फास्ट मूवर्स में आंध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और एक्सपायर्स में जो है केरल, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, छत्तीसगढ़ शामिल है।
लीड्स फ्रेमवर्क क्या है? तो वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय ने लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को लीड्स फ्रेमवर्क यानी कि जो है लॉन्गेविटी, दक्षता और प्रभावशीलता, एक्सेसिबिलिटी एवं जवाबदेही तथा प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण को अपनाने का आग्रह किया है ताकि लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को नया रूप दिया जा सके। इसके अलावा जो अगला है वो छत्तीसगढ़ वन पारिस्थितिक तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य बना है। छत्तीसगढ़ ने एक अभिनव योजना पेश की और इस योजना के तहत उसने अपने वनों की पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं को हरित जीडीपी से जोड़ने का फैसला किया है। यह कदम स्वच्छ वायु, जल संरक्षण, जैव विविधता जैसे वनों के महत्वपूर्ण पर्यावरणीय योगदानों और राज्य के आर्थिक प्रगति के बीच मौजूद प्रत्यक्ष संबंधों को जानने में मददगार साबित होगा। छत्तीसगढ़ की 44% भूमि पर वन है जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा जो है तेंदुपत्ते, लाख, शहद और औषधीय पादप जैसे वन उत्पाद राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ग्रीन जीडीपी होता क्या है? तो ग्रीन जीडीपी की अवधारणा जो है 1980 के दशक के अंत में विकसित हुआ और यह अवधारणा पारंपरिक जीडीपी गणना के विपरीत जीडीपी में पर्यावरण पर आर्थिक गतिविधियों के प्रभावों को सम्मिलित करने पर केंद्रित है। ग्रीन जीडीपी का परिभाषा क्या है? इसका तात्पर्य होता है कि पर्यावरण की दृष्टि से समायोजित सकल घरेलू उत्पाद से है। इसकी गणना कैसे की जाती है? तो ग्रीन जीडीपी बराबर होता है निवल घरेलू उत्पाद माइनस प्राकृतिक संसाधनों की कमी की लागत प्लस पारिस्थितिक तंत्रों के क्षरण की लागत, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों की कमी की लागत को जो है पारिस्थितिक तंत्र के क्षरण की लागत के साथ जोड़ा जाता है, फिर उसके बाद जो है निवल घरेलू उत्पाद में उसको घटाया जाता है। इसके अलावा जो है ग्रीन जीडीपी की आवश्यकता क्या है? तो ग्रीन जीडीपी गणना में पर्यावरणीय गिरावट और क्षरण की अनदेखी की जाती है और ये अक्सर उन्हें आर्थिक लाभ के रूप में मानता है। उदाहरण के लिए जैसे वर्षा वनों को काटने और लकड़ी बेचने से जीडीपी में वृद्धि होती है, परंतु इसके कारण जो है दीर्घकालिक कल्याण और समृद्धि पर जो है नकारात्मक असर पड़ता है। ग्रीन जीडीपी लेखांकन के लिए कई सारे पहले शुरू है, जैसे कि एक पर्यावरण आर्थिक लेखांकन प्रणाली है शिया। इसे जो है 1993 में संयुक्त राष्ट्र में पेश किया गया था और इसका उद्देश्य जो है पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के बीच संबंधों को समझने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलनीय आंकड़े तैयार करने हेतु अवधारणा और तरीकों को मानवीकृत करना है। इसके अलावा जो है वेल्थ अकाउंटिंग एंड द वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज है। यह विश्व बैंक की पहल है और इसका उद्देश्य सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए यह सुनिश्चित करना है कि प्राकृतिक संसाधनों को विकास संबंधी योजना निर्माण और राष्ट्रीय आर्थिक लेखाओं में सुव्यवस्थित और एकीकृत किया जाए। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सार्वजनिक परामर्श के लिए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम 2025 का मसौदा जारी किया है। ये नियम अधिसूचित होने के बाद डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम डीपीडीपी 2023 के क्रियान्वयन में मदद करेगा। जो डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम 2025 जो है वो डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के क्रियान्वयन में मदद करने के लिए लाया जा रहा है। जो डीपीडीपी अधिनियम है 2023, हम लोग उसके बारे में जानते हैं। तो 2011 में जो है न्यायमूर्ति एपी शाह समिति ने निजता के संरक्षण पर कानून बनाने की सिफारिश की थी। इसके बाद 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति के एस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद में निजता को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दिया था। यह भारत में जो है जो डीपीडीपी अधिनियम है यह भारत में ऑनलाइन या ऑफलाइन एकत्र किए गए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण को कवर करता है। डेटा संरक्षण फ्रेमवर्क क्या है? डेटा फिडुसरी के लिए जो है इसका एक अलग दायित्व होता है, जैसे कि डेटा प्रोसेसिंग के उद्देश्य और प्रणाली को ये निर्धारित करने वाली इकाई होती है। जैसे जो है ये उपयोगकर्ताओं की सहमति पर टिका होता है। व्यक्तिगत डेटा को प्रोसेस करने से पहले जो है उपयोगकर्ताओं की सहमति अनिवार्य होती है। फिर अगर सहमति अनिवार्य नहीं है तो उसका विधि सम्मत उपयोग जो है वो निर्धारित होता है। जैसे कि यदि डेटा स्वेच्छा से प्रदान किया गया है या सरकार द्वारा किसी लाभ या सेवा को प्राप्त करने के लिए दिया गया है या चिकित्सा आपातकाल जैसी स्थिति में दिया गया है तो उसका जो है विधि सम्मत उपयोग किया जाए, ना कि मनमाने तरीके से उपयोग किया जाए। इसके अलावा बच्चों एवं दिव्यांग व्यक्तियों के डेटा की प्रोसेसिंग भी इसमें शामिल है और इसके लिए जो है उसके माता पिता या कानूनी अभिभावक की सत्यापित सहमति के
बाद जो है उसका उपयोग किया जाएगा। डेटा संरक्षण अधिकारी की भी नियुक्ति इसके तहत की जाती है। केंद्र सरकार किसी भी डेटा फिड्यूसरी या डेटा फिड्यूसरी की श्रेणी को महत्वपूर्ण डेटा फिड्यूसरी के रूप में अधिसूचित कर सकती है। महत्वपूर्ण डेटा फिड्यूसरी ऐसे डीपीओ की नियुक्ति करेगा जो भारत का रहने वाला होगा और वो शिकायत निवारण तंत्र के लिए संपर्क बिंदु होगा। इसके अलावा जो है इसके तहत उपयोगकर्ता का अधिकार भी सुरक्षित रखने का बात किया गया है, जिसमें कि डेटा फिड्यूसरी से यह जानकारी प्राप्त करने का अधिकार कि उसका व्यक्तिगत डेटा कैसे प्रोसेस किया जा रहा है और कौन कौन सी अन्य संस्थाएं उनके डेटा तक पहुंच रखती है या उसके व्यक्तिगत डेटा से संबंधित कोई जानकारी रखती है। इसके अलावा जो है डेटा संरक्षण बोर्ड के पास जो है यह व्यक्तिगत डेटा की चोरी की शिकायत के निवारण के लिए जो है सिविल न्यायालय की शक्ति भी प्रदान करता है। तो ये जो है डीपीडीपी अधिनियम 2023 है। इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को किसी राज्य में कार्यरत किसी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जैसे केंद्रीय कानून के तहत मामला दर्ज करने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है। इसने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया जिसमें राज्य की सहमति न मिलने के कारण केंद्रीय कर्मचारियों के खिलाफ केस को खारिज कर दिया गया था। सीबीआई के लिए राज्य की सहमति के बारे में क्या है, तो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा 6 के अनुसार सीबीआई को किसी राज्य में अपराध की जांच करने के लिए राज्य की सहमति लेना अनिवार्य होता था और इसी को जो है अब खत्म कर दिया गया। और ये सहमति दो प्रकार के होते थे, एक सामान्य सहमति होता था, एक मामला विशिष्ट सहमति होता था। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई को किसी राज्य में कार्यरत किसी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के खिलाफ, ये केंद्रीय सरकारी है, इसके खिलाफ जो है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जैसे केंद्रीय कानून के तहत मामला दर्ज करने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा जो अगला है वो बैंक नेट के लिए है। इसको बैंक एसेट ऑप्शन नेटवर्क भी कहा जाता है, ठीक है, और इसमें AA आता है, बैंक नेट। वित्त मंत्रालय ने एक नया ई नीलामी पोर्टल बैंक नेट लॉन्च किया है। बैंक नेट है क्या, तो ये जो है सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से ई नीलामी परिसंपत्तियों के बारे में जानकारी को एकत्रित करता है। साथ ही यह खरीदारों और निवेशकों को परिसंपत्तियों की विस्तृत श्रृंखला को सर्च करने के लिए एक वन स्टॉप गंतव्य भी प्रदान करता है। इसमें बहुत सारे परिसंपत्तियों को सूचीबद्ध किया गया है, जैसे कि जो आवासीय परिसंपत्ति है जैसे फ्लैट, मकान, भूखंड हो गया, वाणिज्यिक परिसंपत्ति हो गया, औद्योगिक भूमि एवं भवन, दुकानें हो गए। इस प्लेटफॉर्म से जो है संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के मूल्य को स्थापित करने और निवेशकों का विश्वास बढ़ाने की उम्मीद है। इसके अलावा जो अभी न्यूज में बहुत है वो HMPV वायरस है। इसको ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस कहा जाता है और चीन में जो है HMPV के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है और इसके विशेषकर मामले जो है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों में अधिक देखा जा रहा है। जो ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है HMPV है, ये जो है श्वास संबंधी वायरस है जो समान सर्दी जुकाम जैसे हल्के संक्रमण का कारण बनता है और इस वायरस की पहचान जो पहली बार 2001 में हुई थी। यह न्यूमोविरिडे परिवार का सदस्य है और रेस्पिरेटरी सिंसिट्रियल वायरस से संबंधित है। इसका संचरण जो है यह वायरस संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। इसके अलावा यह संक्रमित सतहों के संपर्क में आने से भी फैल सकता है। इसके लक्षण क्या है, खांसी, बुखार, नाक बंद होना, सांस लेने में तकलीफ होना, ये सारे लक्षण हैं। और वर्तमान में जो है HMPV के उपचार के लिए कोई विशिष्ट एंटीवायरल थेरेपी या कोई टीका उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो ये है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। इसके अलावा जो अगला है वो द्वीपीय विकास एजेंसी को लेकर है। केंद्रीय गृह मंत्री ने द्वीपीय विकास एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। द्वीपीय विकास एजेंसी क्या है, इसकी उत्पत्ति जो 2017 में जो है हुआ था। 2017 में इसको स्थापित किया गया था और इसका उद्देश्य जो है भारत के सभी द्वीपीय क्षेत्रों के समग्र विकास को बढ़ावा देना है। जो द्वीपीय विकास एजेंसी है IDA, ये विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करता है। इसके अलावा जो है मेलाटोनिन से संबंधित न्यूज है। वैज्ञानिकों ने यह साबित कर दिया है कि मेलाटोनिन का नैनो फॉर्मुलेशन पार्किंसन रोग के इलाज में प्रभावी हो सकता है। पार्किंसन रोग के इलाज के लिए माइटोफेजी का एक संभावित प्रेरक साबित हो सकता है। माइटोफेजी निष्क्रिय माइटोकॉन्ड्रिया की पहचान करता है, उन्हें हटाता है और
ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। पार्किंसन रोग एक तंत्र संबंधी रोग है। यह मस्तिष्क में डोपामाइन स्रावित न्यूरॉन्स की क्षति के कारण होता है। मेलाटोनिन क्या है? तो मेलाटोनिन जो है एक न्यूरो हार्मोन है जो मस्तिष्क की पीनियल ग्रंथि यानी कि एक अंधा स्रावित ग्रंथि से स्रावित होता है। यह अंधेरे के प्रति प्रतिक्रिया में स्रावित होता है। यह सोने और जागने के चक्र, जिसको एस्क्रेंडियन रिदम कहा जाता है, उसके हिस्से को नियंत्रित करता है और इसका उपयोग जो है अनिद्रा के इलाज के लिए किया जाता है, जिसको नींद संबंधी बीमारियां होती है उसके लिए। एस्क्रेंडियन रिदम वे शारीरिक और मानसिक और व्यवहारिक परिवर्तन है जो एक जीव 24 घंटे के चक्र में अनुभव करता है। रात्रि में प्रकाश के संपर्क में रहने से मेलाटोनिन का उत्पादन अवरुद्ध हो जाता है। इसके बाद जो अगला है वो पीएसएलवी ऑर्बिटल प्रायोगिक मॉड्यूल को लेकर है, जिसको पोएम कहा जा रहा है। आईआईटी बॉम्बे का स्टार्टअप मनअस्तु स्पेस ने पोएम 4 का उपयोग करके अंतरिक्ष में पीएसएलवी E60 पर अपनी हरित प्रणोदक प्रणाली बायोम 2U का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। पोएम 4 की क्षमता जो है पोएम 3 की तुलना में 3 गुनी अधिक है। पोएम क्या था? इसको भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य जो है ऑन ऑर्बिट प्रयोगों के लिए लागत प्रभावी प्लेटफॉर्म प्रदान करना है। अब तक यह अंतरिक्ष में छोटी कंपनियों या स्टार्टअप्स द्वारा अपना स्वयं का सिस्टम लॉन्च करना पारंपरिक रूप से बहुत महंगा रहा है। पीएसएलवी के चौथे चरण को अंतरिक्ष में पृथ्वी की निचली कक्षा में एक फ्री फ्लाइंग स्पेस परीक्षण केंद्र के रूप में रूपांतरित करना है और इसका रणनीतिक महत्व ये है कि यह अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप्स के समक्ष प्रवेश संबंधी बाधाओं को कम करेगा, साथ ही भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित नवाचार को भी बढ़ावा देगा। इसके अलावा जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति से जुड़ा न्यूज है। प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति के एक विशेषज्ञ के चयन से जुड़े नियमों को संशोधित किया है। नए नियमों के अनुसार विशेषज्ञ सदस्यों को हितों के टकराव का खुलासा करना अनिवार्य है। जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति क्या है? तो यह जो है अनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम बीजों के लिए भारत का सर्वोच्च विनियामकीय निकाय है। इसे एक वैधानिक समिति के रूप में गठित किया गया है। इसका गठन खतरनाक सूक्ष्म जीवों, अनुवांशिक रूप से इंजर्ड जीवों या कोशिका के विनिर्माण, उपयोग या आयात निर्यात और भंडारण के नियम 1989 के तहत किया गया है। ये नियम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत बनाए गए हैं। इसकी जिम्मेदारियां क्या है? तो पर्यावरणीय नजरिए से अनुसंधान और औद्योगिक उत्पादन में खतरनाक सूक्ष्म जीवों एवं रिकॉम्बिनेट्स के बड़े पैमाने का उपयोग का मूल्यांकन करना है। आनुवांशिक रूप से इंजीनियर्ड जीवों और उत्पादों को पर्यावरणीय मंजूरी देने से संबंधित प्रस्तावों का मूल्यांकन करना है। इसके अलावा जो है सुर्खियों में जो व्यक्तित्व रहा था उसमें रानी वेलु नाचियार हैं। हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। 1730 से 1796 प्रधानमंत्री ने रानी वेलु नाचियार को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये है रानी वेलु नाचियार के बारे में हम लोग जानते हैं। ये जो है रामनाथपुरम तमिलनाडु की राजकुमारी और रामनाथ साम्राज्य के शासक की पुत्री थी। वो तमिल लोगों के बीच वीरमंगई के नाम से लोकप्रिय थी। अपने पति की मृत्यु के बाद जो है वो शिवगंगा राज्य की शासिका बनी। रानी कई भाषाओं में दक्ष थी, जैसे कि उन्हें अंग्रेजी, फ्रेंच, उर्दू ये सब आता था। वो पहली रानी थी जिन्होंने सक्रिय रूप से ब्रिटिश शासन का विरोध किया। रानी ने हैदर अली और गोपाल नाइकर के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया। उन्होंने पहला मानव बम बनाया था और प्रशिक्षित महिला सैनिकों की पहली सेना गठित की थी। इनका मूल्य क्या है? ये साहस, नेतृत्व जो है इनका मूल्य है। अब इसमें हम लोग जो है उत्तरी अमेरिका के बारे में जानेंगे, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में। उत्तरी अमेरिका एशिया और अफ्रीका के बाद तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप उत्तर में आर्कटिक महासागर से, पूर्व में अटलांटिक महासागर और पश्चिम दक्षिण में जो है प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे आर्कटिक ओशियन है, ये उत्तर में है, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन जो है इसके पूर्व में है। नॉर्थ पैसिफिक ओशियन जो है इसके पश्चिम में है और दक्षिण में जो है प्रशांत महासागर है।
उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में 3 प्रमुख देश हैं, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको। ठीक, इसमें जो है 3 देश आते हैं, जैसे कि इसका मैप नीचे हो, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट और मैक्सिको, ये 3 देश इसमें है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में 3 प्रमुख देश हैं, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको। इनके अलावा जो है मध्य अमेरिका के साथ छोटे देश और कैरिबियन द्वीप समूह के देश भी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है। उत्तरी अमेरिका की स्थिति क्या है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप उत्तर में आर्कटिक महासागर, पूर्व में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में जो है प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। उत्तरी अमेरिका और एशिया के बीच बेरिंग जल संधि है, जो कि रूस के पूर्वी भाग को अमेरिका के अलास्का से अलग करता है, ताकि आर्कटिक सागर को बेरिंग सागर से जोड़ता है। ठीक, उत्तरी अमेरिका पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध के भीतर और लगभग पूरा पश्चिमी गोलार्ध के भीतर एक महाद्वीप है। इसे अमेरिका का उत्तरी उपमहाद्वीप भी माना जाता है। इसकी सीमा उत्तर में आर्कटिक महासागर से, पूर्व में अटलांटिक महासागर से और पश्चिम और दक्षिण में जो है प्रशांत महासागर से और दक्षिण पूर्व में जो है दक्षिण अमेरिका और कैरिबियन सागर से लगती है। उत्तरी अमेरिका एशिया और अफ्रीका के बाद तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। इसका क्षेत्रफल जो है 24 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। दक्षिण से उत्तर तक जो है ये 7 डिग्री नॉर्थ से 85 डिग्री नॉर्थ अक्षांश तक और पूर्व से पश्चिम तक जो है ये 20 डिग्री वेस्ट से 179 डिग्री वेस्ट तक फैला हुआ है। दूसरे शब्दों में इसकी उत्तरी सीमा जो है उत्तरी ध्रुव के साथ केवल 500 किलोमीटर दूर है और इसकी पश्चिमी सीमा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से केवल 10 किलोमीटर दूर है। अमेरिका में जो है 5 समय क्षेत्र हैं। कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त महाद्वीप से होकर गुजरते हैं और 100 डिग्री वेस्ट देशांतर महाद्वीप के केंद्र से होकर गुजरता है। यूएसए और कनाडा में शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, जिसे पेरी के घास के मैदान से नाम से जाना जाता है। पेरी में स्थित बड़े मवेशी फार्म को रेंच कहते हैं और इनकी देखभाल का काउबॉय करता है। कनाडा के विनिपेग में विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी स्थित है। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ग्रेट बेसिन मरुस्थल, मोजाबे मरुस्थल, सोनोरन मरुस्थल और चिहुआहू मरुस्थल स्थित है। सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यहाँ पर उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक 5 झीलें शामिल हैं इसमें, जैसे कि सुपीरियर झील हो गया, ह्यूरन झील हो गया, मिशिगन झील हो गया, ईरी झील हो गया और ओंटारियो झील है। ये 5 झीलों जो है आपस में जुड़ी हुई है, जिनमें से मिशिगन पूर्ण रूप से यूएसए में स्थित है और अन्य 4 जो है कनाडा और यूएसए में संयुक्त रूप से है। सुपीरियर और ह्यूरन झील के बीच जो है एक नहर है जिसका नाम सू नहर है। उत्तरी अमेरिका में कुल 23 देश शामिल हैं। मध्य अमेरिकी देश और कैरिबियन द्वीप समूह के देश भी उत्तरी अमेरिका में शामिल हैं। न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के सागर जैसे हैं, जैसे कि कैरिबियन सागर हो गया, ये प्रशांत महासागर का हिस्सा कैरिबियन सागर कैरिबियन देशों के क्षेत्र में स्थित है, जहां पर यह वेनेजुला, कोलंबिया और पनामा के तटों से घिरा है। कैरिबियन सागर में वेस्ट इंडीज समूह के सभी देश और अनेक द्वीप स्थित हैं। इसके अलावा हडसन की खाड़ी जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी के रूप में जाना जाता है। लेब्राडोर सागर जो है यह महाद्वीपीय समतल से घिरा हुआ है और यह कनाडा को ग्रीनलैंड से अलग करता है। जो बेरिंग सागर है, ये बेरिंग सागर एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को अलग करता है और उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। मैक्सिको की खाड़ी जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, क्यूबा से घिरा हुआ महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र है। अलास्का की खाड़ी जो है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। कैलिफोर्निया की खाड़ी जो है ये कैलिफोर्निया प्रायद्वीप के मुख्य मैक्सिको की भूमि से अलग करता है। इसके अलावा जो है यहाँ पर सेंट लॉरेंस खाड़ी, ब्यूफोर्ड सागर भी स्थित है। उत्तरी अमेरिका में बहुत सारी नदियां हैं, जैसे कि मैकेंजे नदी जो है इसका उद्गम जो है ग्रेट स्लेव झील से होता है और ब्यूफोर्ड सागर इसके संगम पर है। मैकेंजे नदी कनाडा की सबसे लंबी नदी है। इसके बेसिन में तेल के बड़े भंडार हैं। इसी तरह यूकॉन नदी है, ये मैकेंजी पर्वत से निकलता है और यूएसए के अलास्का में ये बहता है। यूकॉन नदी के बेसिन में सोने के प्लेसर प्राप्त होते हैं।
कोलंबिया नदी जो है ये रॉकी पर्वत पर इसका उद्गम है और इस नदी पर जो है ग्रैंड कूली बांध स्थित है। शेनेक नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। इसके अलावा कोलोराडो नदी यहाँ पर है, ये रॉकी पर्वत से निकलता है और कोलोराडो ग्रेट कैनियन का निर्माण करती है और इस नदी पर जो है वो बांध स्थित है। इसी तरह रियो ग्रैंड नदी है, ये रॉकी पर्वत से निकलता है और रियो ग्रैंड नदी यूएसए और मैक्सिको की सीमा बनाती है। इसी तरह मिसिसिपी नदी है, ये जो है इटास्का झील से निकलता है और मिसिसिपी मिसौरी नदी तंत्र उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। इसी तरह हडसन नदी है, ये एडिरोनडेक पर्वत से निकलता है और इस नदी के तट पर जो है न्यूयॉर्क शहर स्थित है। इसके अलावा सेंट लॉरेंस नदी है, ये ओंटारियो झील से निकलता है और ये नदी यूएसए और कनाडा के बीच सीमा क्षेत्र में बहता है। तो उत्तरी अमेरिका जो है पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध के भीतर और लगभग पूरा पश्चिमी गोलार्ध के भीतर एक महाद्वीप है। इसे अमेरिका का उत्तरी महाद्वीप भी माना जाता है। इसकी सीमा उत्तर में आर्कटिक सागर, पूर्व में जो है अटलांटिक महासागर, पश्चिम और दक्षिण में प्रशांत महासागर और दक्षिण पूर्व में दक्षिण अमेरिका और कैरिबियन सागर से लगती है। उत्तरी अमेरिका एशिया और अफ्रीका के बाद तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल 24 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। दक्षिण से उत्तर तक जो है ये 7 डिग्री नॉर्थ से 85 डिग्री नॉर्थ अक्षांश तक और पूर्व से पश्चिम तक जो है ये 20 डिग्री वेस्ट से 179 डिग्री वेस्ट तक फैला हुआ है। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर में बात किया था। तो यही है, इसमें हम लोग यहीं तक रखते हैं।